अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन के अलामती इफ्तिताह की कोशिश की। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने नून लीगी रहनुमाओं को ग्रीन लाइन ब्रिज पर जाने से रोक दिया। इस दौरान धक्कमपेल हुई। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को डंडा भी पड़ गया, जबकि मोहम्मद जुबैर को भी धक्के लगे हैं। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, एक मंसूबा लेकिन दो इफ्तिताह, इतना कुछ हो गया, तफसील क्या है इसकी? ये नाजरवाद 7 नंबर है। यहाँ पर ग्रीन लाइन बस का जो है स्टॉप बनाया गया है। इस पे एलिवेटेड जो है पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। इस ब्रिज पर आज जो है मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया था कि हम यहाँ पे अलामती जो है इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह करने एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर और मिस्टर इस्माइल समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची थी। वर्कर्स जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यही बताया मीडिया को कि ऊपर जाके इफ्तिताह होगा। जैसे ही एहसन इकबाल यहाँ पर आए तो लेकिन रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई थी और रेंजर्स और पुलिस ने जो है उनको रोक दिया ऊपर जाने से, जिसके बाद जो है धक्कमपेल शुरू हो गई, हाथापाई भी हुई, डंडा भी पड़ गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को, जबकि मोहम्मद जुबैर को धक्के भी पड़े। और इस मौके पर जो है शदीद नारेबाजी भी की जा रही थी वर्कर्स की जानी से, जो कह रहे थे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ जो है वो ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ से जो है पूरी जोर आजमाई हो रही थी, लेकिन बहरहाल ये कोशिश नाकाम हुई। रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो एहसन इकबाल को और मोहम्मद जुबैर और इस्माइल को ऊपर नहीं जाने दिया। उन्होंने फिर नीचे सीढ़ियों से इसका अलामती इफ्तिताह कर दिया और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं ये धक्कमपेल जो है वो खत्म हो गई। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल ने, जिसमें उनका कहना था कि मेरे हाथ पे चोट आई है, मुझे डंडा भी लगा है और मेरा खून भी इस मंसूबे में शामिल हो गया। मुझे खुशी है, मैं एक साबिक वजीर दाखिला हूँ और शर्म की बात है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुझ पे जो है वो रेंजर्स को हमलावर होने का हुक्म दिया गया। जी ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। तो इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि लाठियां खाकर लहू कराची की धरती पर गिरा है तो कोई पशेमानी नहीं है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐसा कहना है। मुसल्ला रियासती इदारों का जोर इन गैर मुसल्ला सियासी कारकुनों पर चलाकर आप किस बात का रोब कायम कर रहे हैं? जहां पर जो जत्थे रियासत को चैलेंज करते हैं वहां तो आपका जोर हमने देखा है नहीं चलता। आपका सारा जोर हम पर चलता है। जो लोग जत्थों की सियासत नहीं करते, जो लोग बैलेट की सियासत करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी गोली खाई है। आज अगर लाठियां खा के फिर मेरा लहू कराची की धरती पे गिरा है तो मुझे इस पे कोई पशेमानी नहीं है, मुझे फख्र है इस पे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन के अलामती इफ्तिताह की कोशिश की। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने नून लीगी रहनुमाओं को ग्रीन लाइन ब्रिज पर जाने से रोक दिया। इस दौरान जो सूरत हाल बनी वो फुटेज आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। धक्कमपेल हुई। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को डंडा भी पड़ गया। मोहम्मद जुबैर भी धक्के लगने के बायस उनकी भी यही सूरत हाल रही। और ये जो मनाजिर आप देख सकते हैं धक्कमपेल के मनाजिर हैं, क्योंकि नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन के अलामती इफ्तिताह की कोशिश की और इस दौरान सूरत हाल ख़राब हो गई। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने नून लीगी रहनुमाओं को ग्रीन लाइन ब्रिज पर जाने से रोक दिया। धक्कमपेल होती रही, नारेबाजी होती रही। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को डंडा भी पड़ गया, जबकि इसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर को भी धक्के लगे। बिल्कुल समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर कबल के ये मनाजिर हैं। तो अच्छा रिजवान, ओवरऑल जो सूरत हाल है उस हवाले से आपने उनसे सवाल भी किया था कि ये 3 साल में क्यों नहीं मुकम्मल हो सका, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन के अलामती इफ्तिताह की कोशिश की। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने नून लीग रहनुमाओं को ग्रीन लाइन ब्रिज पर जाने से रोक दिया और इस दौरान धक्कमपेल हुई। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को डंडा भी पड़ गया और मोहम्मद जुबैर को भी धक्के लगे। इसके बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि जो जत्थे रियासत को चैलेंज करते हैं आपका सारा जोर उन पर चलता है। रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान, आपने उनसे सवाल किया था कि आपने 3 साल में क्यों नहीं मुकम्मल किया, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, समा ने उनसे सवाल किया कि जब आपने लाहौर मेट्रो 1 साल में मुकम्मल करी और मुल्तान की मेट्रो आपने 1.5 साल में मुकम्मल कर ली, तो कराची की मेट्रो आप 3 साल में भी मुकम्मल नहीं करके जा सके। आपने सिर्फ जो है आधा काम करके आप छोड़ के चले गए। तो मौजूदा हुकूमत को तो आप नाअहल करें, लेकिन आपने भी तो अपनी नाअहली दिखाई है। लेकिन इस सवाल के जवाब में जो है वो पहले तो मिस्टर इस्माइल जो है उन्होंने दीगर मंसूबे गिनवाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेस से मुशर्रफ जो है अधूरा छोड़ के चला गया था, वो हमने मुकम्मल किया, उसका एक ट्रैक के मंसूबा हमने दिया और इसी तरह दीगर मंसूबे को उन्होंने गिरवाने शुरू कर दिए। समा ने फिर सवाल किया कि ये मैं स्पेसिफिक इस
इस मंसूबे की बात कर रहा हूँ कि आप ये 3 साल में नहीं मुकम्मल कर सके, 3 साल में, जबकि आपने इसको 2 साल में मुकम्मल करने का कहा था। तो आपने अभी तो उसको मुकम्मल नहीं किया अपने मुद्दत में। तो उनका कहना था कि हमने इसलिए मुकम्मल नहीं कर पाए कि लाहौर और मुल्तान में हमारी अपनी हुकूमत थी, हमारे तमाम इख्तियारात हमारे पास थे, तो हमने उसको जल्दी मुकम्मल किया। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलने चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि हम इसका 90% काम मुकम्मल कर गए थे। जी ठीक है, बिल्कुल उनका ये कहना है कि हम 90% काम मुकम्मल कर गए थे। और नून लीग की रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा था कि कराची को गिफ्ट है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो एक कैसा गिफ्ट था जो अधूरा छोड़ दिया गया? अच्छा ये बताइएगा कि कितना काम अभी रहता है बाकी? जी देखिए, अब तो 90 आप कह सकते हैं कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है, 90 से 95%, क्योंकि जब ये 2018 में नून लीग इस मंसूबे को अधूरा छोड़कर चली गई थी, उस वक्त तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप हुआ था, ना बसों के ऑर्डर हुए थे, ना इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप हो सका था, ना इसमें कैमरे लगे थे, ना इसके लिए जो है वो दीगर चीजें जो है वो जरूरी चीजें जो होती है, स्टॉप का तयन और क्या कहते हैं हमले की तकरूरी, ये सब चीजें, और बिजली और पानी, इसका सारा इंतजाम करना होता है, इसके लिए लाइटों वाइटों का, वो सब कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ इसका ये, और वैसे भी ये कायदे-ए-आज़म के मदार तक जिस मंसूबे को जो है वो मुस्लिम लीग नून के उसमें जो है वो दिया गया मंसूबा, ये जबकि ये टावर तक जो है मौजूदा हुकूमत के दौर में इसको तौसीह देकर टावर तक किया गया और इसको मुकम्मल किया गया। ये लोग आधा काम कर गए थे, कहा जा सकता है 50% काम मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, वो भी 3 साल में, जबकि इसका मंसूबे को उनको 2 साल में मुकम्मल करने की इन्होंने डेडलाइन दी थी अपने दौर हुकूमत में, जो ये मुकम्मल नहीं कर सके। बिल्कुल, हमें अपडेट करें हमारे नुमाइंदे। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अलामती इफ्तिताह करने की कोशिश की गई, तो उसके बावजूद उनको वहां पर लाठियां खाकर लहू कराची की धरती पर गिरा है। तो कोई पशेमानी नहीं है। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि ग्रीन लाइन नवाज हुकूमत का तोहफा है, इफ्तिताह हमने कर दिया, वज़ीर आज़म को कल आने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको इस हवाले से कि अब से कुछ देर कबल इस तरह से हुआ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से अलामती इफ्तिताह की कोशिश की गई। पहले तो आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है हमारे लिए, और हम इस वजह से एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कारकुन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिस चीज़ का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एहसन इकबाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे पर असल काम पीटीआई हुकूमत में हुआ। मुस्लिम लीग नून ने ट्रैक जरूर बिछाया लेकिन बसें खरीदी और ना ही सॉफ्टवेयर। इसके अलावा उनका यही कहना है कि ये सारा सूरत हाल जो है सुरजानी से लोग भागते भागते नुमाइश तक पहुंचेंगे, जबकि उनका कहना था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मजीद क्या कहना था सुनते हैं। इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है, बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन ये जो बस का मंसूबा है ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तिदा उन्होंने ज़रूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म कल कराची आकर ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे, मगर कराची के शहरियों के लिए ये बस सर्विस 25 दिसंबर से दस्तयाब होगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध हुकूमत 13 साल में कराची को एक बस भी नहीं दे सकी। जरदारी ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाया, नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजाया। छोटे मियाँ साहब को इस बात का ख्याल 3 दिन बाद आया। ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा, जरदारी साहब का बयान अफसोसनाक है। जरदारी साहब जानते हैं नवाज शरीफ को किन हालात में बैरूने मुल्क जाना पड़ा।
मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि मज़ाहिमती रहनुमा तो एक तरफ, मफाहिमत के हामी भी आपस में उलझ रहे हैं। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। नून लीग के मफाहिमती रहनुमा शहबाज शरीफ ने मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। ट्विटर पैगाम में रद्द अमल दिया कि जरदारी साहिब को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। हर मोहल्ले में इससे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ। शहबाज शरीफ ने लिखा कि जरदारी जानते हैं कि नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा था। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। 5 दिसंबर को हल्का NA 133 में तवक्कुआत से ज्यादा वोट पड़ जाने पर जियालों से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तबले जंग बजाया था। वार्ड वाइज मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल दूंगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम तक लगा दिया था। और सिंध हुकूमत क्यों अवाम की मुखालिफ बनी हुई है? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलतें मिलेंगी। सस्ता राशन की भी सहूलियात सिर्फ सिंध में नहीं है। बोले पीपल्स पार्टी के MPs को वजीर आला से पूछना चाहिए कि हमसे किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। के ऊपर इस वक्त जो मुसल्लत हुकूमत है ये क्यों इतनी एंटी सिंध है? इसलिए कि आप देखें कि आप अपने शहरियों, पूरे पाकिस्तान के शहरियों को इस वक्त ये सेहत की मुफ्त सहूलत मुयस्सर होगी सवाए सिंध में रहने वालों के। पूरे मुल्क में जो राशन की सहूलत है वो 30% मुयस्सर होगी सवाए सिंध में रहने वालों के। सिंध के जो MPs हैं, ख़ुसूसन जो हुक्मरान पार्टी के MPs हैं, उनको सवाल पूछना चाहिए अपने वज़ीर आला से कि आखिर आप हमसे किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एक्सक्लूजन की, इसका बरह रास्त नुकसान जो है वो सिंध के लोगों को हो रहा है। अब किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनना, दुनिया के बजाय हमें खुद अपने आप को डिफाइन करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, CPEC के हवाले से ब्लॉग बनना शुरू हो गए। मामले को सर्द जंग की जानिब जाने से रोकना होगा। कोशिश है कि अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ते फासले कम कर सकें। आगे बढ़ते हुए आपको कोरोना की नई किस्म के हवाले से अपडेट करें। कराची की खातून में ओमिक्रॉन वायरस का शुबा, वजारत सेहत ने नमूने जीनोम टेस्ट के लिए भिजवा दिए। NCOC ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस की मौजूदगी की तरदीद कर दी है। इसके साथ साथ NCOC का ये भी कहना है कि मुल्क में ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन कराची की खातून में ओमिक्रॉन वायरस का शुबा है। वजारत सेहत ने नमूने जीनोम टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। NCOC ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस की मौजूदगी की तरदीद की है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है कि जीनोम स्टडी के बाद वसूख से कहा जा सकेगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं। केस कराची में आया है, हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं और लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है। 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो वसूख के साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 350 केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.74% रही। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में 350 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 0.74% रही है। सियालकोट वाक़े में गिरफ्तार 34 मरकजी मुल्जिमान का फोरेंसिक लैब में फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया जा रहा है। फेस मैचिंग के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। ये सारे सियालकोट में जो 34 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। इस मकसद के लिए उन्हें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी लाया गया है, जहाँ पर उनके फेस मैचिंग की जाएगी। उन वीडियोज के साथ या उन तस्वीर के साथ जो कि जाए वकूआ पर उनकी क्लोज सर्किट कैमरों से या मोबाइल वीडियोज हासिल की गई थी। इन 34 मुल्जिमान के फोटोग्रामिक टेस्ट के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और इन फोरेंसिक रिपोर्ट्स को इनके चालान का हिस्सा बनाकर इनको अदालत में पेश किया जाएगा। जी।
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर खान। पंजाब हुकूमत ने सानिया सियालकोट के मुजरिमान को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आरिफ कमाल ने सानिया सियालकोट की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। 2 रुकनी खुसूसी टीम की सरबराही डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल रऊफ करेंगे। टीम सियालकोट जाकर पुलिस से तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग लेगी और ट्रायल की पैरवी करते हुए उसे जल्द मुकम्मल करवाकर मुजरिमान को सजाएं दिलवाने में किरदार अदा करेगी। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि दौरा बांग्लादेश में T20 और टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कौमी टीम वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। खिलाड़ी ढाका से बजरिया दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान ने 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया, जिसके बाद कौमी टीम वतन वापसी के लिए रवाना हो गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल खिलाड़ी कराची आएंगे और बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम कल बायो सिक्योर बबल में शामिल होंगे। शेवरन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया। आइंदा हफ्ते आपको बताएंगे कि मजीद क्या करने जा रहे हैं। टीम का अच्छी खेल रही है। आगे की क्या स्ट्रेटजीज है, मजीद क्या करने वाले हैं आप? ये बस आपको बताएंगे और एक हफ्ते में। पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश में कैसी परफॉर्मेंस देखी, हम दोनों चीजें जीते हैं, खुशी की बात है जी। प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल है माशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मसला कश्मीर ने जनूबी एशिया को यरगमाल बना रखा है। उम्मीद करते हैं भारत में ऐसी हुकूमत आएगी जो बातचीत से मसाइल हल करे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की सतह पर ताकतवर थिंक टैंक की जरूरत पर जोर दिया ताकि बैरून मुल्क किए जाने वाले पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जा सके। बहुत कोशिश की हिंदुस्तान को समझाने की, मुज़ाकरात की मेज पर लाने की, मगर बदकिस्मती से हिंदुत्व का नजरिया गालिब रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के उन्वान से कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर का मसला बंदूकों और बमों से नहीं, डायलॉग से ही हल होगा। सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की, नरेंद्र मोदी को। जितनी हम कोशिश कर रहे थे अमन की, तो वो उसका एक और रिएक्शन आ रहा था। वो समझ रहा था कि हम बहुत पाकिस्तान कमज़ोर है। जो भी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान के बंदूक के ज़ोर से और जो वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स कर रहे हैं और जुल्म करके कश्मीरियों को दबा रहे हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसके साथ हम बैठ के डायलॉग टेबल पे अपना कश्मीर का मसला हल करें। वजीर आजम का कहना था कि 9/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया। मुस्तकबिल में इसका मुकाबला करने के लिए थिंक टैंक बहुत जरूरी है। वहां बैठ के वो डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये वो है, वो एटॉमिक इस्लामिक बॉम्ब है, ये इस तरह की चीजें, ये सब बाहर से प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट आता था। वेल थॉट आउट अपना व्यू दे कि हमारा है क्या, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, तो क्या है हमारा इस्लाम, तो इसलिए थिंक टैंक्स की जरूरत है। वजीर आजम ने सुपर पावर अमेरिका को खबरदार किया कि अफगान असासे और फंड्स रिलीज ना किए तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को आगाह करें कि वो अगर जितना भी आप तालिबान को पसंद करें या ना करें, इशू तो इस वक्त 4 करोड़ अफगान लोग हैं, तो वो जो इंसान है उनके ऊपर क्या गुजर रही है और क्या गुजरेगी अगर इसी तरह के हालात परसिस्ट किए। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि जंगें मसाइल का हल नहीं, अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाना होगा। बोले बजाय दुनिया हमें कोई नाम दे, हम अपने आप को खुद दुनिया के सामने डिफाइन करें। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की लोकसभा में हेलीकॉप्टर क्रैश पर ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर दिफा ने बताया कि तमाम लाशें नई दिल्ली लाई जाएंगी। तीनों सर्विसेज को हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लाशों की शनाख्त डीएनए से की जाएगी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात का केस। अदालत गुलशन इकबाल की अलीजा आर्केड की 4थी मंजिल मिस्मार ना करने पर बरहम। इमारत की 4थी मंजिल गिराकर 13 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल कराची में 4.1 का जल्जला आया तो शहर हिल गया था। अगर 6.2 शिद्दत का जल्जला आ गया तो तबाही होगी। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा कि जो बिल्डर अदालत में पेश न हो, शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दें। अदालत ने बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट का लाइसेंस भी मनसूख करने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध की गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने का बिल चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने सदा की है कि सिंध असेंबली की करारदाद और बिल को फिलफौर कलअदम करार दिया जाए। अदालत में दायर की गई दरखास्त में अरकान सिंध असेंबली शहरियार महर और मुकेश कुमार चावला समेत दीगर फरीक को बनाया गया है। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सिंध हुकूमत ने मातहत इदारों की मिली भगत से की गई गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ तैयार किया गया। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब समरी पर दस्तखत करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने आर्टिकल 114 की खिलाफ वर्जी की। और अभी आपको बताएं कि शरीफ खानदान के अफराद में से किसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली है। नामवर गुलकारों ने रैंकिंग जारी कर दी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। शादी की महफिल में मरियम और हमजा थोड़ा सा गुनगुनाए, हाजरीन को महजूज किया और साथ ही सबकी तवज्जो हासिल कर ली। लीगी कारकुन तो अपनी क़यादत के गुन पहले ही गाते हैं, मगर अब पाकिस्तानी गुलकार भी उनसे मुतासिर नजर आते हैं। भंगड़ा सिंगर मलकू ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फने गायकी में पहली पोजीशन दी है। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं और मरियम सेकंड पे और थर्ड पे हमजा आते हैं। गुलकारा तरन्नुम नाज ने भी शहबाज शरीफ को ही पहला नंबर दिया। मरियम नवाज की तारीफ की। पहला नंबर तो मैं शहबाज शरीफ को दूंगी, दूसरा नंबर हमजा शहबाज शरीफ को, और तीसरा नंबर जो है मरियम नवाज शरीफ को दूंगी। उनको शौक है तो मुझे ले चले, मैं इनको सिखाती हूँ। गुलकारों का कहना है कि सियासतदानों का फने मौसीकी से शगफ रखना खुशाइंद है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी गुलकारों का गाना क्यों नहीं गाया, पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने एतराज कर दिया। मरियम नवाज की बातों की मजम्मत करने वाले फयाज चौहान ने उनके गाने की भी मजम्मत कर दी। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गाना भी गाया तो चोरी वाला, और दूसरा उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी तो बेचारा वो 1500 रियाल के ऊपर मुलाजिम जना वो साईं कैप्टन सफदर रवान साहब, कोने खुदरे में बैठा बेचारा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मनु भी शादी बुला, तो थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जना। मीडिया के अंदर कवरेज दिलवा रही है और उस कवरेज दिलाते हुए आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, आप पाकिस्तानी गाना गा लेते। आरिफ लोहार का गाना गा लेते, नसीबुल्लाह का गाना गा लेते। इंडिया के साथ जो इनके मामलात हैं, मोदी के साथ जो इनका ताल्लुक है, हमेशा उसकी मैनिफेस्टेशन करती है ये अपना ये खानदान भी और ये बेगम सफदर रवान साहिबा।